प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रमेय 20 प्रकार के हैं। 20 प्रकार के प्रमेय, उसमें तीनों दोष मुख्य रूप से कौन सा दोष है? कफ है। और दूष्य मुख्य रूप से क्या है? मेद है। वैसे उसके दूष्य कितने हैं? 10 हैं। ये सब बातें हम लोग कल पढ़ चुके थे और आपको हमने संप्राप्ति बताया था, निदान बताए थे, किन किन कारणों से प्रमेय हो सकता है। जो 20 हमने आपको भेद बताए थे, कफज 10, पित्तज 6 और वातज 4। थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी। आवाज आ रही है मेरी? ये सारे प्रमेय के नाम जो कफज प्रमेय कल हम लोगों ने बताया था हमने आपको कि 10 प्रकार के कफज प्रमेय होते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे ये पहले लेक्चर में कल ये बता चुके हैं आपको। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि चरक में कौन से दो हैं और सुश्रुत में नहीं है, और उसकी जगह सुश्रुत में क्या हो गया था? फेन में और लवण में एक्स्ट्रा आ गया था। ठीक है ना। सांद्र प्रसाद में सिर्फ और सिर्फ चरक में है, बाकी सब में उसकी जगह पे पिष्ट में आ गया है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है ना। और क्या नहीं था? सुश्रुत में क्या नहीं था? शीला। शीत, शी से क्या था? शीत में। ला से आलाल में, ये दोनों सुश्रुत में नहीं था। ये सब कल हम लोग डिस्कशन किए थे, जो चार्ट हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि कफज प्रमेय साध्य क्यों होते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, अर्थात हमने कल आपको चर्चा करते हुए बताया कि जो कफ होता है और जो मेद होता है, दोनों के गुण लगभग लगभग समान होते हैं, और जब हम एक की चिकित्सा करेंगे तो दूसरे की भी चिकित्सा हो जाती है। ठीक है। कफ और समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, दूसरा कफ की प्रधानता से, और तीसरा है दोष और दूष्य की समान चिकित्सा, यानी कि दोष और दूष्य दोनों के गुण लगभग लगभग समान हैं। तो एक की हम चिकित्सा करेंगे, अगर हम दोष की चिकित्सा करते हैं तो दूष्य की भी चिकित्सा ऑलरेडी हो जाती है। मतलब दोनों की हमको दोष और दूष्य की अलग अलग चिकित्सा नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसलिए जो है कफज प्रमेय क्या हुआ? साध्य हुआ। आगे विमर्श में कह रहे हैं कफ दोष और दूष्य मेद है, जो गुण कफ में होते हैं वही सभी गुण मेद में भी पाए जाते हैं। मतलब हमने अभी चर्चा किया कि कफ और मेद के गुण लगभग लगभग समान होते हैं। समान गुण होने से कफ दोष की जो चिकित्सा की जाएगी वही चिकित्सा दूष्य मेद की भी होगी। जो दूषित मेद की चिकित्सा होगी वह कफ की भी स्वतः चिकित्सा हो जाएगी। दोष एवं दूषि की एक ही चिकित्सा होने से इसको समक्रियत्वाद या समक्रिय कहा जाता है। इसी से कफज प्रमेय साध्य होता है। वैसे कहा गया है न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोष प्रकृति भवेत्। इसका मतलब क्या है? इस साध्य सिद्धांत का विरोध होता है, तथापि प्रमेय के लिए विशेष वचन ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेय तुल्य दूष्यता, ये एक्सेप्शन है जो हम लोग इसके पहले ज्वर चिकित्सा में पढ़ चुके हैं। मतलब दोष और दूष्य के अगर गुण मिलते हों तो उनकी चिकित्सा मुश्किल हो जाती है, परंतु यहाँ पे यह इसका अपवाद है। ऐसे ऋतु वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसी ऋतु में अगर कोई ज्वर हो रहा है, ठीक है ना, जिस ऋतु में जो दोष प्रकोपित होते हैं, अगर उस ऋतु में कोई व्याधि होती है तो उस व्याधि की चिकित्सा करना कठिन हो जाता है, परंतु ज्वर इसका अपवाद है, एक्सेप्ट वातज ज्वर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्षा ऋतु वाला भी। वैसे ही प्रमेय में क्या है? न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोष प्रकृति भवेत्, ये इसका अपवाद है। प्रमेय यहाँ पे दोष और दूष्य दोनों के गुण समान होते हुए भी यह साध्य है, ये इसका अपवाद है, याद रखिएगा। एक लाइन में मेद यानी कि दूष्य, कफ यानी कि दोष, दोनों के गुण लगभग समान होते हैं। एक ही चिकित्सा सिद्धांत से दोष और दूष्य दोनों की चिकित्सा होने से, समक्रियत्व होने से कफज प्रमेय साध्य होता है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते जाएंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है अत्यर्थ मधुरम शीतम, ये दो जगह आपको ये शब्द आएगा। अत्यंत मधुर और शीत जो है मूत्र कहाँ होगा?
इक्षु बालिका में है और शीत में है। जितना लिखा हुआ वैसे मार्क करते जाइएगा। उदक में इसको डायबिटीज इंसिपिडस इससे कोरिलेट किया है टीकाकार ने। फिलहाल मॉडर्न पे मत जाइएगा, आयुर्वेद पे फोकस करिएगा। कफ के प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य स्वच्छ, श्वेत, शीतल, गंध रहित, निर्गंध गंध रहित जल की तरह मूत्र का त्याग करता है, यानी इसमें गंध नहीं होती है उदक में। डायबिटीज इंसिपिडस में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है सर? एडीएच। वैसोप्रेसिन। उदक में याद रखिएगा, उससे कंपेयर किया गया है। स्वच्छ, श्वेत, गंध रहित और शीतल जल का मूत्र त्याग करेगा। तो इसके बाद अगला है इक्षु बालिका में ग्लाइकोसूरिया से कंपेयर किया गया है पिक्षिल अविलम। पिक्षिल यानी कि चिपचिपा रहेगा, गंदला, आविल मतलब डर्टी, गंदला रहेगा और गन्ने के रस के समान, इसीलिए इसको कहा गया इक्षु बालिका रस। ठीक है ना, गन्ने के रस के समान मूत्र त्याग करता है। और यह भी क्या है, मधुर है, शीत है और चिपचिपा है। अत्यर्थ मधुरम शीतम मैंने अभी कहा ना, दो जगह आएगा, इक्षु बालिका में और दूसरा किस में आएगा, शीत में आएगा। यह भी हमने आपको ऊपर बताया। फिर आगे बढ़ते हैं सांद्र में। सांद्र में क्या बता रहे हैं, कफ के कोप के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका बासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है। जैसे यूरिन का एग्जामिनेशन अगर करते हैं, अगर किसी का यूरिन आपने पात्र में रख दिया है तो थोड़े टाइम के बाद वह गाढ़ा हो जाएगा, सांद्रीभूत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सांद्र में का लक्षण। पर्युषित, पर्युषित मतलब बासी, पर्युषित का मतलब होता है बासी या बहुत देर से रखा हुआ मूत्र, तो सांद्रीकृत हो जाता है, सांद्र हो जाता है। इसके बाद आता है सांद्र प्रसाद में किंचित किंचित प्रसीदित। पूरा श्लोक छोड़ के जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सिर्फ उसी को गोला बनाया है या मार्क किया हुआ है। किंचित किंचित प्रसीदति, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मूत्र कफ के कोप के कारण पात्र में रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है। ये तो क्या हुआ, सांद्र प्रसाद में। ठीक है ना, और ये क्या कह रहे हैं, कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाता है। ऊपर वाले में क्या था, गाढ़ा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किंचित किंचित प्रसीदित मतलब स्वच्छ हो जाता है। सांद्र तो होता ही है, लेकिन कुछ समय के पश्चात स्वच्छता उसमें हो जाती है, निर्मल हो जाता है, उसको सांद्र प्रसाद में कहते हैं। तो एक है पर्युषित मूत्रम सांद्री भवति और ये है किंचित किंचित प्रसीदति, दोनों में यही फर्क आपको लिखना पड़ेगा। फिर आता है शुक्ल मेह। शुक्ल मेह को काइलियूरिया बताया गया है और इसमें क्या है, चावल के आटे के समान, चावल के आटे के समान यानी कि पिष्ट में है, एक तरीके से हो गया। क्या हुआ, चावल के आटे के समान श्वेत वर्ण का बार बार मूत्र त्याग करता है। अभी शायद स्टार्टिंग में हमने कुछ गलत बोला था, आई रिपीट की। क्या होता है कि शुक्ल में की जगह पे पिष्ट में बाकी आचार्यों ने प्रयोग किया है, क्योंकि तो शुक्ल में और पिष्ट में लगभग लगभग समान है। तो चावल के आटे के समान बार बार श्वेत रंग का मूत्र त्याग करेगा तो वो शुक्ल में हुआ। शुक्र में क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें बार बार शुक्र का त्याग करेगा। ठीक है, पिष्ट निभम मूत्रम अभीक्षणम यह प्रमेह। अभीक्षणम मतलब बार बार, बार बार, अभीक्षणम मतलब बार बार। और यहाँ देखिए क्या शुक्र में मुहुर मेहद यो नरः, बार बार स्टार मैंने बनाया है, मुहुर मेहद यो नरः, स्टार जहां जहां बनाया ध्यान रखिएगा। मूत्रम मेहद यो भृशम, मुहुर मेहद यो नरः, किंचित किंचित प्रसीदति, यहाँ पे जो शब्द आया उसको वैसे याद रखिएगा। अभी हमने बताया था इक्षु बालिका में और शीत में अत्यर्थ मधुरम शीतम दोनों जगह मिलेगा। देखिए आया है 7वें नंबर पे शीत में ये अत्यर्थ मधुरम शीतम। मूत्रम मेहद यो वृषम मतलब बहुत अधिक मूत्र त्याग करता है बार बार, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। वृषम मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये हुआ शीत में। शुक्र में बार बार अगर मूत्र त्याग कर ही रहा है तो उसमें शुक्र आता है, शुक्र धातु का क्षय होता है। ये हुआ आपका शुक्र में। बार बार चावल के समान कर रहा है तो शुक्ल में। ठीक है ना, बासी मूत्र उसका जो है गाढ़ा हो जा रहा है तो वो सांद्र में, और गाढ़ा होने के बाद थोड़ी देर बाद वो स्वच्छ हो जा रहा है तो वो सांद्र प्रसाद में। प्रसाद का मतलब स्वच्छता से है। फिर आता है 7वें पे हमने बताया सिक्ता। 8वें में देखिए सिक्ता में, क्या है सिक्ता में, मूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, रेत के पार्टिकल्स या पत्थर के टुकड़े टाइप के, उसको बोलते हैं मूर्त। जैसे मूर्ति पत्थर का बनता है वैसे आप समझिए
मूर्त मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो अगर मूत्र में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में निकल रहे हैं तो उसको हम सिकता में कहते हैं। मूर्ध अनमूत्र गदान दोष लिखा हुआ ना, तो दोष को हमने बोला बनाया हुआ है। मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे यानी कि जो टुकड़े निकल रहे हैं वो मूत्रगत दोष होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। ये हुआ आपका सिकता में। शनय में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। शनय मतलब होता है धीरे धीरे। मंदम मंदम मंद मंद, और उसको अगर संधि विच्छेद करेंगे इसको देखिएगा, मंदम मंदम अवेगम है, ये वेगम नहीं है। मंदम मंदम अवेगम, मंद मंद और वेग रहित मतलब धारा के साथ में मूत्र का त्याग नहीं करेगा, रुक रुक के मूत्र का त्याग जो है रुक रुक के करेगा, कठिनता से करेगा। इसको हम लोग डिसयूरिया भी तो कह सकते हैं, है ना। पेनफुल मैच्योरेशन हो सकता है, उसको वेदना भी हो रही हो, तो वो बहुत कठिनता से मूत्र का त्याग करेगा। कृक्षम यो मूत्र मतलब मूत्र कृक्ष है, एक तरीके से डिसयूरिया हम कह सकते हैं। मंदम मंदम अवेगम तो कृक्षम यो मूत्र, ये मतलब ये शनय में का यह है कि वहां पे आपको धीरे धीरे मूत्र त्याग, कठिनता से यानी बड़ी मुश्किल से वो मूत्र का त्याग करेगा। फिर इसके बाद आता है तंतु बद्धम आलालम। तंतु मतलब होता है कि तंतु का मतलब कैसे आपको बताएं, जैसे कोई धागा टाइप का नहीं होता है, धागा, तो मूत्र में ऐसा लगेगा जैसे कोई धागा निकल रहा हो, इस तरीके का तंतु के समान मूत्र की धारा निकलेगी और वो चिपचिपा रहेगा। जैसे हम लोग भस्म की परीक्षा करते हैं तो वहां पे तंतु शब्द आया है भस्म की परीक्षा में, जब हम लोग भैषज्य में पढ़ते हैं। तो तंतु का मतलब होता है कि धागे के समान कुछ उसमें प्रतीति हो रही है और जैसे डोरी से बंधा हुआ कुछ निकल रहा है और क्या है चिपचिपा मूत्र त्याग कर रहा है। तो ये हुआ आलाल में। मॉडर्न में इसको एल्बुमिनोरिया से इस तरीके से कंपेयर किया है। हाँ, तनुबद्धम कैसे याद करते थे युग जी में, आला लेके तनु के पीछे, तनुबद्धम तनु तंतुबद्धम, तंतुबद्धम मतलब तंतु धागे, तो आलाल में हमें तंतु जो शब्द आया है वो आलाल में हमें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, हम एक बार फास्ट रिवीजन फिर से कर दे रहे हैं आपको ऊपर से। अक्षम बहुशीतम, अक्षम मतलब स्वच्छ, अक्ष का मतलब होता है स्वच्छ, शीतम शीतम मतलब शीतल और श्वेत, निर्गंधम गंध रहित मूत्र त्याग हुआ उदक में है। इक्षु के समान यानी इक्षु रस के समान, अत्यर्थ मधुर और शीत कर रहा है तो वो इक्षु बालिका हुआ। परियुषित यानी बासी मूत्र जो है गाढ़ा हो जा रहा है रखने पे, वो हुआ सांद्र में है। और ये थोड़ी देर के बाद पुनः स्वच्छ हो रहा है तो वो सांद्र हुआ। चावल की पृष्ठ के समान अगर मूत्र त्याग कर रहा है बार बार, वो शुक्ल में है। और जिसको बार बार मूत्र त्याग कर रहा है और शुक्र धातु निकल रहा है वो शुक्र में हुआ। और इसके बाद शीत में हमें वही जैसे इक्षु बालिका में था, अत्यर्थ मधुरम शीतम, ठीक है। चित्ता में हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं मूर्त रूप में जो दोष ही होते हैं। शनय में हमें मूत्र कृष्णता से निकलेगा और मंद मंद निकलेगा और बिना वेग के, वेग रहित, उसमें धार नहीं होगी। फिर तंतुबद्धम किसका हुआ, आलाल में है, इसमें पिक्षिल मूत्र का त्याग करेगा। आगे बढ़ते हैं। मंजू के रक्त की विश्र गंध है, क्या क्या लिखे हैं सर जी आप भी, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था पित्तज प्रमेह, कामक्षा हरणी, काल में है, मंजिष्ठ में है, क्षार में है, रक्त में है, हरिद्र में और नील में। कल इस पे हम लोग चर्चा किए थे। अब इन सब का हमको अलग अलग लक्षण पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे याद करते हैं, आइए पढ़ते हैं। जो प्रमेह पित्तज की बात कर रहे हैं 6 होते हैं। जो प्रमेह पित्त के क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विश्र और उष्ण, इन 6 गुणों के अनुसार कफज प्रमेह की तरह 6 गुण वाले हो जाते हैं। यहाँ पे ये बता दिया पित्त के 6 गुण यहाँ पे बताए हैं, क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विश्र और उष्ण, ये 6 गुण यहाँ पे बता दिए। तो पित्त के इन 6 गुणों का अनुसरण करते हुए 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह बता रहे हैं, की चर्चा भी आगे आएगी। उससे पहले इन्होंने क्या कह दिया, याप्य होता है पित्तज प्रमेय। याप्य क्यों होता है, कफ और पित्त संश्लिष्ट दोषों का आश्रय मेद होता है।
वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पित्तज ही दोष होता है। प्रधान दोष कफ होता है, लेकिन पित्त का भी अनुबंध हो जाता है। तो कफ और पित्त संश्लिष्ट दोष का आश्रय क्या होता है? दूष्य वही होगा, मुख्य रूप से मेद ही होता है। और एक की चिकित्सा दूसरे के लिए विरुद्ध हो जाती है, यानी कि पित्त की चिकित्सा और मेद की चिकित्सा क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होती है। आगे बढ़िए। कफ का स्थान आमाशय है और कफ मिश्रित पित्त का स्थान आमाशय और मेद का स्थान यानी वपावह स्रोतस है, जो आमाशय के समीप भाग में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार दोष एवं दूष्य एक पास ही रहने से सदा दूषित होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग कर दिया, दोष और दूष्य, यानी दोष का स्थान क्या बताया इन्होंने? वपावहन स्रोतस के पास में, यानी जो दूष्य का स्थान है वही इन्होंने कह दिया कि पित्त का स्थान भी हो गया लगभग लगभग एक जैसा। तो कह रहे हैं कि दोष और दूष्य एक दूसरे के पास पास होने से, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, यहाँ पास पास और दूरी दूरी का कॉन्सेप्ट हो रहा है। जब दोष और दूष्य क्रमशः पास पास आ गए तो दोष के द्वारा दूष्य अधिक दूषित हो, हमेशा दूषित होता रहेगा और विरुद्ध उपक्रम होने से याप्य भी है। तो दो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि दोष और जो दूष्य है दोनों पास पास आ जाते हैं, पित्त का स्थान और मेद दोनों एक दूसरे के लगभग क्लोज हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने कि पित्त और मेद की चिकित्सा क्रमशः विपरीत है। तो इन दो कारणों से यह विरुद्ध उपक्रम हो जाता है। पित्त दोष से मेदा का स्थान आक्रांत हुआ रहता है। ऐसी दशा में यदि पित्त की शांति के लिए मधुर शीतादि रसों का प्रयोग करेंगे तो मेद बढ़ जाएगा। मतलब दोनों की चिकित्सा विपरीत है। यदि आप पित्त की मधुर चिकित्सा करेंगे, शीतल चिकित्सा करेंगे, तो उससे क्या है, मेद बढ़ेगा। ठीक, सामान्य विशेष सिद्धांत। और जो कटु उष्ण मेद की चिकित्सा के लिए आप प्रयोग करेंगे, इन कटु उष्ण से वह पित्त बढ़ेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन, पित्त और मेद दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसी प्लीज म्यूट। तो पित्त का स्थान एवं मेद का जो स्थान है वह लगभग एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे को सदैव दूषित करते रहते हैं। जो मेद होता है सदैव दूषित होता रहता है। दूसरा, पित्त और जो मेद है दोनों की चिकित्सा क्रमशः विपरीत होती है। यदि हम कफ की चिकित्सा मधुर एवं शीत द्रव्यों से करते हैं तो मेद बढ़ेगा, और यदि अगर हम मेद की चिकित्सा के लिए कटु एवं उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वह पित्त को बढ़ाएगा। अतः चिकित्सा में दोष दूष्य में विरुद्धता आ जाती है। और क्या होता है, इसीलिए जो पित्तज प्रमेय होता है यह याप्य होता है। तो यूजी लेवल में प्रमेय की साध्यता असाध्यता बहुत पूछा जाता है। रक्त पित्त की साध्यता असाध्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब हम अलग अलग प्रमेयों पे चर्चा करेंगे। पहला आता है क्षार में। नाम से ही लग रहा है क्षार है उसमें, तो पित्त के कोप के कारण क्षार में ही मनुष्य गंध रंग रूप और स्पर्श क्षार जैसा हो जाता है। सब चीजें क्षार, गंध वर्ण रस स्पर्श, यहाँ पे चार चीजें आई हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम लोग 5 पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा नहीं है? शब्द नहीं है। शब्द को छोड़ के चारों यहाँ पे महाभूतों के आप याद रखिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं। तो क्षार में हमें पित्त के कोप के कारण रंग रूप स्पर्श और गंध क्षार के समान हो जाता है, ऐसे मूत्र का त्याग करता है। दूसरा है काल में। पहला ही शब्द है मसी। मसी बोलते हैं स्याही को, जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। मसी मतलब स्याही होता है, जो पित्त के कोप के कारण निरंतर स्याही की तरह कृष्ण वर्ण या उष्ण, ठीक है ना। हमने एक ट्रिक बनाया है, उष्ण मूत्र कहाँ, कार में एसी नहीं है, उसमें बहुत गर्मी है। कार में एसी नहीं है तो का से काल में, र से रक्त में है, इन दोनों में उष्ण मूत्र यानी गर्मी है बिना एसी का। तो याद रखिएगा, उष्ण मूत्र कहाँ त्याग करेगा, काल में और र से रक्त में है। कार में उष्णता, कार में उष्णता याद करने के लिए। तो देखिएगा मसी वर्ण यानी कि स्याही के समान वर्ण मूत्र त्याग करेगा, और उष्ण गरम गरम मूत्र त्याग करेगा, यह हुआ कालमेह का।
ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? एक लाइन हमने लिखा है, प्रमेह में शरीर का क्लेद जो होता है वह मूत्र में परिवर्तित हो जाता है। प्रमेह में शरीर का क्लेद मूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो एक और लिखा है बगल में, देखिएगा, रमा में विस्रगंध। रमा मतलब रक्त में है, और मां से क्या हो जाएगा? कार में अभी हमने बता दिया, लवण में रक्त वर्ण का आएगा मूत्र, और अम्ल में नील। ठीक है ना? लवण में रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करेगा, और अम्ल में क्या है? जो अम्ल, अम्ल किसने बताया है? अच्छा हरनी कल बताया था ना, सुश्रुत का है, सॉरी नील, उल्टा हो रहा है। नील में क्या है? नील में अम्ल मूत्र का त्याग करेगा, और लाल, लाल मतलब रक्त है, लवण, लवण मूत्र का त्याग करेगा। ये कुछ यहाँ पे विस्रगंध जो है रमा में उष्ण, कार में लाल जो है लवण, नील में अम्ल युक्त मूत्र का त्याग करेगा। पहले इधर से पढ़ेंगे फिर इधर में आएंगे। विस्रगंध जो है रक्त में है, और मां से मंजिष्ठ में होना चाहिए। हाँ सही है, विश्र मंजिष्ठ में आएगा। देखिए नील में हमने आपको बताया, नील में अम्ल देखिए आया ना, नील में अम्ल। और चाश पक्षी, चाश पक्षी नीलकंठ को बोलते हैं, जो दशहरे पे विजयदशमी के दिन देखते हैं, तो चाश पक्षी नीलकंठ को बोलते हैं। उसके पंख के समान मूत्र का त्याग होता है, तो उसको बोलते हैं नील में, चाश पक्षी निभम और अम्ल। फिर इसके बाद आता है रक्त में विश्र और लवण। ठीक है? रम जो होता है, रम विश्रगंधी, तो र से रक्त में, और म से देखिएगा मंजिष्ठ में भी आया है विश्रगंधी, तो विश्र दो जगह आया रम। रम एल्कोहल को बोलते हैं, तो याद रखिएगा रम जो है विश्रगंधी हो गया है। र से रक्त, म से मांजिष्ठ में या मंजिष्ठ में। ठीक है? और लवण कहाँ पे आया? रक्त में। इसी को लाल में भी कहेंगे, तो वही हमने कहा लाल में या रक्त में लवण के समान। ठीक? इसके बाद हरिद्र में, हरिद्र में कटु, कटु रस मूत्र त्याग करेगा, और हरिद्र से ही नाम स्पष्ट हो रहा है, हरिद्रा के समान पीले रंग का मूत्र त्याग करेगा, और उसका रस कैसा रहेगा? कटु रस रहेगा। बेसिकली यहाँ पे देखो जॉन्डिस से कंपेयर किया हुआ है हरिद्र में को, बिलिरुबिन, है ना? जॉन्डिस से कंपेयर किया हुआ कामला से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कल पूछा था किसी ने कैसे डिफरेंशिएट करेंगे रक्त पित्त में और इसमें, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कैसे हम हरिद्र में को और कंपेयर करेंगे कामला से। भाई पूर्व रूप है ना आपके पास, भाई बिना पूर्व रूप के अगर इस तरीके से त्याग कर रहा है, तो आप वहां पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के कई क्राइटेरिया है ना। आपको मैंने नोट्स भेजा हुआ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वातज प्रमेय की बात कर रहे हैं। ये वातज प्रमेय, कुपित होकर वायु शिथिल और अधिक मेद वाले पुरुष के शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती हुई जब वसा को लेकर, पहला पॉइंट, वसा को लेकर मूत्र स्रोत में प्रवेश करती है, तब वसा में उत्पन्न करता है। अब देखो, जो वायु जो है उसने वसा को लिया और मूत्र स्रोत में प्रवेश कर रही है, तो वसा में है। मज्जा को लेके मूत्र बस्ती में जा रही है, तो मज्जा में है। मतलब जिसको लेके मूत्र बस्ती में जा रही है वही में हो रहा है। आई रिपीट, वसा को लेके मूत्र स्रोत में जा रही है, वायु, खींचने का काम कौन कर रहा है? वायु, ले जाने का काम वायु ही करती है, तो वसा को मूत्र स्रोत में ले जा रही है तो वसा में। मज्जा को खींच के ले जा रही है तो मज्जा में। लसिका को लेके जा रही है तो लसिका में। ठीक है? हम ऐसे बोलते हैं ना, लसिका में, किसी ने बताया है। और लसिका के अधिक होने से वायु अपने विशेष गुण से अत्यंत मूत्र की प्रवृत्ति और अवरोध को करती है, तब वह मतवाले हाथी की तरह वेग से रहित मूत्र को बार बार त्याग करता है, तो उसे हस्ती में कहा जाता है। मतलब बार बार जब मतवाले हाथी के समान, तो लसिका वाला याद रखिएगा,
जब लसिका को मूत्राशय में ले जाकर मूत्र को लगातार निकालता है ना, और मतवाले हाथी के समान हस्ती में है, यहाँ हस्ती में की बात कर रहे हैं, मतवाले हाथी के समान बार बार मूत्र त्याग करता है, तो उसको हस्ती में कहते हैं। यहाँ पे हस्ती में लसिका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हस्ती में लसिका इंपॉर्टेंट है, लसिका को खींच के ले जा रहा है और वह हाथी के समान मतवाला होकर बार बार मूत्र त्याग कर रहा है, वेग से रहित, मतलब वेग नहीं है, हाथी की तरफ वेग से रहित मूत्र को त्याग कर रहा है। तो हस्ती में पुनः ओज मधुर स्वभाव वाला होता है, उसको जब वायु रुक्षता के कारण कषाय रस से मिलकर मूत्राशय में ले जाती है तब मधुमेह को उत्पन्न करता है। ओज का स्वभाव कैसा होता है? मधुर होता है, ठीक है। वायु कैसी होती है? रुक्ष होती है। तो जो वायु है वह उस ओज को खींच करके मूत्राशय की तरफ ले आ रही है, मूत्र स्रोतस में ले आ रही है और ओज को बाहर क्षय कर रही है ना। तो यहाँ पे जैसे एक घड़ा मटका होता है, मटका है, उस मटके में कई छेद कर दीजिए, तो उस छेद से, या एक छेद नीचे आप बना दीजिए उसमें, ठीक है ना, उस छेद में से पानी निकलता रहेगा और ऊपर से आप उसमें जो है भरते रहिए, तो क्या वो मटका कभी भरेगा? नहीं भरेगा। और अगर नीचे से प्रवाह अधिक हो जाएगा, नीचे से क्षरण द्रव्य का अधिक होने लगेगा, वो मटका खाली भी हो जाएगा। वैसे ही मधुमेह में होता है, हमारे धातुओं का जो न्यूट्रिशन होता है, धातुओं का जो निर्माण होता है, उसके कंपैरिजन में मधुमेह में ओज के निकलने की प्रक्रिया अधिक हो जाती है। यानी जितना हमारी इम्यूनिटी यानी ओज बन नहीं रहा है, उससे अधिक वह क्षय होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मधुमेह में ओज का क्षय हो जाता है और व्यक्ति रोगी जो होता है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मधुमेह के रोगी को इस टाइम पीरियड में बाहर नहीं निकलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। रीजन क्या है? इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है। कारण यही है कि मूत्र में बार बार उनके ओज का क्षय हो रहा है। धातु क्षय तो बात की बात है, साथ ही साथ समस्त धातुओं का जो सार ओज होता है उसका भी क्षय होता है मधुमेह में, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। ओजः पुनर्मधु स्वभावं तद यदा रौक्ष्याद वायु कषायत्वे नाभि संसृज्य मूत्राशय अभिवहति तदा मधुमेहं करोति, ठीक है ना। रुक्ष एवं कषाय वायु उस ओज को खींचकर मूत्राशय में ले जाकर बार बार ओज का क्षय करती है, या मूत्र मार्ग से वह वायु ओज बाहर निकलता रहता है। कल भी चर्चा हमने किया था, महात्ययिकवाद और विरुद्ध उपक्रम दोनों शब्द आया है। वातज प्रमेह की असाध्यता में दो शब्द, जो विरुद्ध उपक्रमवाद हम लोगों ने अभी पित्तज के लिए पढ़ा था कि दोष और दूष दोनों की चिकित्सा बिल्कुल विरुद्ध होती है, ठीक है ना। यहाँ पे वो विरुद्ध उपक्रम तो है ही है, यानी दोष और दूष, यानी दोष यहाँ पे क्या हुआ? वात हुआ, दूष से वही मेद रहेगा, दोनों की चिकित्सा विपरीत रहेगी। उसके साथ ही साथ महात्ययिकत्व प्रयोग किया है, महाविनाशकारी होने से और दोष एवं दूष के परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने से इन चार वातज प्रमेह को वैद्य लोग असाध्य कहते हैं। महाविनाशकारी क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, यह हमारे शरीर के ओज की इम्यूनिटी का क्षय कर रहा है, इसकी वजह से इसको महात्ययिक बोला है, महान कष्ट देने वाली व्याधि बोला है वातज प्रमेह। इस तरीके से हमने आपको वातज, पित्तज, कफज कुल मिला के 20 प्रमेह के बारे में बताया, ठीक है ना। महात्ययवात, इसलिए धातुओं के क्षीण होने पर वायु कुपित होकर 4 प्रमेहों को उत्पन्न करती है। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताएं, जब भी धातु का क्षय होगा तो वात कुपित होगा, जब भी धातु का क्षय होगा तो वात कुपित होगा। और क्या क्या बताया है कब कब वात कुपित होता है? व्यवाय, व्यायाम, कटु, तिक्त, कषाय, एक्सरसाइज हमने बताया आपको, क्रोध से, भय से, रात्रि जागरण से, धातु क्षय अभी बता रहा हूं। तो इन सभी कारणों से वात क्या होता है? एग्रीवेट कर जाता है, वात की वृद्धि होती है। धातुओं के क्षय होने पर शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और मज्जा आदि गंभीर धातुओं का नाश होने से उपद्रवकारी हो जाता है। यानी धातुओं के क्षय होने से उपद्रव युक्त कौन कौन सी धातु इन्वॉल्व थी वातज प्रमेह में? एक मज्जा हमने बताया, और क्या था? देखिए, वसा में, मज्जा में, अस्थि में और मधु में। धातु में केवल मज्जा है,
धातु में केवल और केवल मज्जा है, वसा कोई धातु थोड़े नहीं है, ठीक है ना। अगर हम धातु की बात करें केवल मज्जा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो मज्जा आदि धातुओं का जो क्षय होता है वो भी कम हानिकारक थोड़े नहीं है। आपने देखा होगा कि तमह प्रवेश इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के जब धातुओं का क्षय हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि हमने अभी आपको नहीं पढ़ा है धातु का क्षय, देखिएगा कि मज्जा क्षय से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं शरीर में, वही यहाँ पे बता रहे हैं विमर्श में। मज्जा आदि गंभीर धातुओं का नाश होने से वह अधिक उपद्रवकारी हो जाता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग चर्चा करते हैं। वसा में क्या कर रहे हैं, हमने देखिए यहाँ लिखा हुआ मोहुर मेहद यो नरह, शुक्र में अभी पीछे आया था, कहाँ पढ़े थे शुक्र में, कफज प्रमेय में, तो वहां भी ये शब्द आया था मुहुर मेहत यो नरह, और यहाँ वसा में भी आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुहुर मेहत यो नरह दो जगह है, शुक्र में और वसा में। फिर इसके बाद आता है मज्जा में, हमने फिर उसको बढ़ा दिया, शुक्र में वसा में और मज्जा में, यानी कि तीनों जगह ये शब्द आया है। शुभम होता है तो मुझको शुभम न पढ़ के शुभम पढ़िएगा, शुक्र में है, वसा में और मज्जा में, इसमें ये शब्द चरक ने दिया है मुहुर मेहत यो नरह, जो बार बार मूत्र त्याग करता है। अष्टांग हृदय ने मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य रोग में 20 प्रकार के प्रमेह बताए हैं। मूत्र अप्रवृत्ति जन्य रोग में 20 प्रकार के मूत्राघात बताए हैं, याद रखिएगा। एक होता है अप्रवृत्ति, मतलब मूत्र त्याग ही नहीं हो रहा है, मूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो रही, उसमें 20 प्रकार के मूत्राघात बताए हैं। और जहां पे मूत्र बहुत ज्यादा निकल रहा है, अति प्रवृत्ति हो रही है, वहां पे 20 प्रकार के प्रमेय बताए हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, हमने बता दिया आपको। मज्जा में हमने आपको बता दिया, वात के कुपित होने से मनुष्य मूत्र के साथ मज्जा का त्याग करेगा। संप्राप्ति अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे मज्जा को खींच के मूत्राशय मूत्र वह स्रोतस तक ले आएगा, फिर मज्जा का त्याग होगा। फिर नीचे लिखा है सुश्रुत ने इसे न मान के सर्पी मेह माना है। सुश्रुत ने मज्जा न मान के क्या माना है, सर्पी मेह माना है, यहीं पे लिखा हुआ है। फिर आता है अगला हस्ती में, वात के कोप के कारण मनुष्य लगातार मतवाले हाथी की तरह बार बार मूत्र त्याग करता है ना। हस्तिमत्त इव अजस्रम मूत्रम क्षरति यो भृशम, वात के कोप के कारण मनुष्य लगातार मतवाले हाथी के समान अधिक मूत्र त्याग करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मधुमेह, कॉमन प्रॉब्लम, वात के कोप के कारण जो मनुष्य कषाय मधुर पांडु और रुक्ष मूत्र का त्याग करता है। श्लोक इंपॉर्टेंट है, कषाय मधुरम पांडु रुक्षम मेहत यो नरः, यही है मधुमेह की परिभाषा चरक के अनुसार, ठीक है ना। कषाय मधुर पांडु वर्ण रुक्ष ऐसे मूत्र का त्याग करता है, तो यही है आपका मधुमेह। चारों वातज प्रमेय क्यों असाध्य होते हैं, महात्यवात, विरुद्ध उपक्रमत्वाद, ये हमने आपको बताया अभी। बच्चा यहीं से कल हमने चर्चा किया था, चार्ट कल आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, किसने कौन सा माना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको कुष्ठ में भी चार्ट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां भी कुष्ठ की क्लासिफिकेशन ऐसे विभिन्न आचार्यों के अनुसार, किसने क्षुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ में क्या क्या माना है, वहां हम लोग पढ़ेंगे जब कुष्ठ वाला पढ़ेंगे। कामक्षाहरणी अमक्षाहरणी, है ना। और पित्तज प्रमेय के हमने सारे की गुण आपको बता दिए, कार में गर्मी है, विश्र कहाँ पे है, रम में है, ठीक है ना। और क्या बताया हमने आपको, लवण कहाँ पे है, लाल में है, और क्या बताया, लाल यानी रक्त में, और अम्ल कहाँ है, नील में है। हमको याद है क्योंकि हमने ट्रिक से याद किया है, जब उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, तो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप कर ले जाओगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। इसके बाद अभी जब हम लोग चिकित्सा पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ पे यही चीजें रिपीट होगा, तो जब चूंकि हम लोग ताजा पढ़ेंगे तो कंपेयर करके आसानी से हम आपको बता ले जाएंगे वहाँ पे। कुछ और बातें यहाँ पे हम आपको बता दें। कंचन, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। सर अभी आपने मज्जा में बताया था कि उसमें धातुओं का लॉस हो रहा है, लेकिन सर मतलब ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सर सबसे ज्यादा डेंजरस तो फिर मधुमेह हुई ना सर? तो मधुमेह तो है ही है, मधुमेह डेंजरस की बात नहीं है, चारों के चारों उन्होंने कोई कंपैरेटिव नहीं बताया चरक में, जो हम अस्थि में है, मज्जा में, वसा में, और क्या है एक मधुमेह, इन चारों का कोई कंपैरिजन नहीं बताया चरक में, और ना आप कर सकते हैं। उन्होंने बस ये बताया है कि चारों के चारों जो वातज प्रमेय हैं, दोष और दोष विपरीत होने से, चिकित्सा होने से और आत्यायिक होने से, एक लाइन लिखा उन्होंने, उसमें उन्होंने सिर्फ ये बता दिया
विमर्श में आया है, ओरिजिनल कंटेंट में नहीं आया है, कि उनमें चारों में एक धातु उन्होंने मज्जा ली। मज्जा देखिएगा डीपेस्ट धातु है। अगर हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा की अगर बात करें तो डीपली नीचे की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो गंभीर धातु। उन्होंने गंभीर का मतलब ये नहीं धातु बहुत गंभीर है, वो गंभीर का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे स्किन के सरफेस से वो अंदर की तरफ है, इस तरीके से हम उसको गंभीर मान सकते हैं। जी सर। तो इसमें आप कंपेयर मत करिए चारों के चारों वातज प्रमेय को एक जैसे, आप उसको असाध्य मानिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं केश नख अतिवृद्धि। अगर किसी का केश और नख बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये प्रमेय का पूर्व रूप है। हिंदी मतलब दोनों का वही है, लेकिन श्लोक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। केशा नाम नखा नाम च वर्धनम, ये राजक्षमा का पूर्व रूप है। हिंदी मीनिंग सेम है लेकिन बस श्लोक डिफरेंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। केश नख अतिवृद्धि और केश नखा नाम च वर्धनम, ये राजक्षमा का पूर्व रूप है। फिर आता है प्रमेय के पूर्व रूप। अभी पिक्चर बाकी है, चैप्टर खत्म नहीं हो गया है, पूर्व रूप अभी कहाँ हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर पादयो सुप्तता दाहो, हाथ पैर में सुन्नता। सुप्तता मतलब नंबनेस हो जाती है। कभी कभी देखा होगा पेशेंट आता है, कहता है हाथ पैर बिल्कुल सुन्न रहता है, नंबनेस रहता है, तो उसका तुरंत जो है शुगर टेस्ट कराते हैं। तो कर पादयो सुप्तता और दाह, बर्निंग सेंसेशन भी होता है उसके हाथ पैर में, ठीक है। और देखिए जटिली भाव केशेसु, उसके बाल हमेशा जटिल हुए रहते हैं, मतलब कि गुच्छे में रहते हैं, जटिल, जैसे जटाएं नहीं बन जाती हैं, जैसे साधु बाबा लोग के बाल देखिए जो जैसे होते हैं, जटाएं बन जाती हैं, जटिली भाव उस तरीके से केश हो जाते हैं। माधुर्यम हास्यम, मुख जो होता है हमेशा मीठा मीठा हो जाता है। हमने एरो बना के लिखा हुआ है ऊपर, प्रमेह और राजक्षमा दोनों में ऐसा होता है। माधुर्यम हास्यम, मुख जो होता है वो मीठा मीठा सा लगता है। और मुख तालु कंठ शोष, मुख तालु और कंठ में शोष होता है, पिपासा हो जाती, बार बार प्यास लगेगी। आलसी, आलसी होता है तभी तो अपना कफ बढ़ाएगा। आस्या सुखम स्वप्न सुखम। और क्या है, मलकाय। मलकाय मतलब शरीर में मलों की अधिकता हो जाती है। मलकाय मतलब शरीर में मल बढ़ जाएंगे। काय छिद्र, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुष्ठ प्रमेह दोनों का पूर्व रूप है। काय छिद्रेषु पदेहम, ये जो है कुष्ठ और प्रमेह दोनों का पूर्व रूप है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिएगा शरीर के छिद्रों में मलों का अधिक लिप्त हो जाना। जितने शरीर के छिद्र हैं, जैसे नाक हैं और कर्ण हैं, नेत्र हैं, यहाँ पे जैसे मल हमेशा इकट्ठा हुआ रहता है ऐसा प्रतीत होता है। तो काय छिद्र देशु पदेह। परिदाहम सुप्तता, सारे अंगों में दाह और शून्यता। शरीर पर और मूत्र में मक्खियां इंपॉर्टेंट है। षटपद पिपीलिका अभिष्ट, मूत्र त्याग करेगा तो वहां पे चींटियां लगेंगी। मूत्र में अन्य दोषों का आ जाना। शरीर में कच्ची मछलियों की गंध, देखिए विश्रगंधी। विश्रगंधी मतलब यहाँ पे उसको विश्र ही, मछली उछली मत बोलिए, विश्रगंधी याद रखिए उसको, ठीक है ना। ओरिजिनल कंटेंट विश्रगंध आती है। निद्रा, आलस बहुत लगेगा उसको, तंद्रा बहुत थकान लगेगा। ये सभी क्या है, प्रमेय के पूर्व रूप। रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको आत्मसात करिए, अपने आप आपके दिमाग में वो आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन, एक डायबिटीज पेशेंट को आप सोचिए और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो देखिएगा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तृष्णा, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक। ये इतना जो है प्रमेह और कुष्ठ दोनों के उपद्रव हैं। ये इतने हमने लिखा ना, प्रमेह एवं कुष्ठ, नीचे लाइन खींचा हुआ है। ये इतने जो उपद्रव हैं ये आपको प्रमेह में भी मिलेंगे और कुष्ठ में भी कॉम्प्लिकेशन के रूप में मिलेंगे। प्रमेह रोग से युक्त रोगियों में प्यास अधिक लगेगी। तृष्णा, अतिसार, ज्वर छूट गया है। तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, देखिए हमने लिखा है ना, वो मिसप्रिंट हुआ है तो ज्वर वहां पे ऐड कर लेना। हिंदी में आया है लेकिन श्लोक में ज्वर छूट गया है। तो तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दुर्बलता, अरोचक, अपचन यानी अविपाक, पूतिमांस, दुर्गंध को बोलेंगे पूति मतलब दुर्गंध, क्या है ना पूति, पूति मतलब दुर्गंध आ रही है। मांस वाली पीटिकाएं, अभी पीटिकाओं की चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। विदृधि आदि,
ये सभी उत्पन्न हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशन। जो प्रमेह पीड़िकाएं होती हैं वो प्रमेह का उपद्रव हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो प्रायः प्रमेह रोग जब बहुत दिनों तक रहता है तो ये उपद्रव दृष्टिगोचर हो जाता है। याद रखिएगा, ये डायबिटीज का उपद्रव नहीं है, डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ मधुमेह तक सीमित रह जाता है। हम ये ओवरऑल 20 प्रमेह के उपद्रव की बात कर रहे हैं। और देखिएगा संक्षेप में चिकित्सा सूत्र, इनमें साध्य प्रमेहों की संशोधन और उपशमन के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तत्र साध्यान, ये लाइन कह के चरक निकल लिए ना, साध्यान, वो असाध्य की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया उसी प्रमेय की साध्य चिकित्सा बता रहे हैं। जो साध्य है उसी प्रमेय की आपको चिकित्सा करनी है। और कैसे करनी है? संशोधन से, यानी पंचकर्म के द्वारा, और दूसरा शमन चिकित्सा आपको करनी है। यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछा जाता है, कई बार यूजी में श्लोक रख के पूछा गया है। ये नीड़ द्रुम अंडज ऐसे करके नहीं है, ये केवल इतना रख के पूछते हैं कि ये उपमा किससे दी गई, उस व्याधि का आपको विस्तृत उल्लेख करना होता है। तो इस विषय में श्लोक यह है, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है, उसी प्रकार प्रमेह रोग भोजन में लाभ करने वाले, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त होता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि दोनों लाइन की क्या समानता है। बस याद रखना, बस ये कह रहे हैं कि जैसे एक पक्षी होता है, ठीक है ना, पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है। अंडज मतलब एक पक्षी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वृक्ष पर आता है मतलब आलस रूप में अपने घोंसले में पड़ा रहता है, आलसी रूप में वह अपने घोंसले में पड़ा रहता है। उसी प्रकार मनुष्य जो अपने घर में आलस रूप में पड़ा रहता है, उसी को शीघ्रता से प्रमेह हो जाता है, ठीक है ना। जो स्नान और भ्रमण नहीं करते हैं, भ्रमण मतलब चंक्रमण आया होगा, देखिए श्लोक में चंक्रमण का मतलब धीरे धीरे पैदल चलना, चंक्रमण का मतलब होता है धीरे धीरे पैदल चलना। स्नान नहीं करता है, चलता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, भोजन का लोभ करने वाले, जिनको बहुत ज्यादा भोजन का चस्का बहुत ज्यादा रहता है, जिनको अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रहता है। गृध आया ना, गृधनुमभ्यवहार ये आया है, जिसको भोजन की बहुत ज्यादा लालच हो, लोभ हो, बहुत ज्यादा खाता पीता हो और खाने में कंट्रोल न करता हो, है ना। ऐसे लोगों को प्रमेह की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 50वां श्लोक इंपॉर्टेंट हुआ। 51 में आइएगा, मंद उत्साह वाले, अधिक मोटे और चिकने शरीर वाले और अधिक भोजन करने वाले को मृत्यु रूप में शीघ्र ही लेकर चली जाती है। मतलब मंद उत्साह का मतलब जो एक्टिव नहीं रहते, हमेशा आलसी प्रवृत्ति में हमेशा पड़े रहते हैं, जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे, उत्साह बिल्कुल नहीं रहेगा कोई कार्य करने का। मोटे हैं, अति स्थूल हैं, अति स्निग्ध हैं, ये सभी कफ को और मेद को बढ़ाने वाले हैं। स्निग्धता से कफ भी बढ़ेगा और मेद भी बढ़ेगा। अति स्निग्ध और महाशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा भोजन करने वाला। महाअशन, अशन भोजन का पर्याय है, तो बहुत ज्यादा भोजन करने वाले ऐसे लोग को मृत्यु प्रमेह रूपेण क्षिप्रम आदाय गच्छति, बहुत शीघ्रता से प्रमेह ऊपर लेके चला जाता है, यानी कि मृत्यु शीघ्र हो जाती है ऐसे प्रमेह के रोगियों की। फिर आता है किनको प्रमेह नहीं होता है। थोड़ा छोटा हो गया है, हम उसको बड़ा करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, हमको खुद नहीं पता होता कैसे होता है। किनको प्रमेह नहीं होता है? जो मनुष्य शारीरिक धातुओं को साम्य करने वाले आहार और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करता है, वह आरोग्य को भोगता है। मतलब कि एक श्लोक है, नरो हिता विहार से भी समीक्षकारी विशेष हो सकता है, दाता सम सत्य पर क्षमा पान आप तो पसे भी भवती अरोग। कहाँ का बोला? अष्टांग हृदय का यह श्लोक है, और चरक में भी है, नरो हिता विहार से भी समीक्षकारी, जो हितकर आहार विहार का सेवन करते हैं। टोटल खेल यहाँ पे आहार और विहार का, आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, टोटल इसी का सब खेल है। जो अच्छे आहार का सेवन करते हैं, अपनी धातुओं को साम्य रखने वाले आहार का सेवन करते हैं, है ना, और नित्य चेष्टाओं को मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति आरोग्य को भोगते हैं। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं जिनको प्रमेह नहीं होता उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति सदैव निरोगी रहते हैं, आरोग्य को भोगते हैं। सिर्फ प्रमेह ही नहीं, उनको कोई भी व्याधि नहीं होगी।
और जो हम बोल रहे हैं नरो हिता विहार सेवी, इसको लिख लीजिए। रेफरेंस 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 नरो हिता विहार सेवी समीक्षिकारी, निदान में है। निदान 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 निदान। और आगे क्या है, इस तरीके से समाप्त हो गया।